रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हंगामे के बीच चल रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र में आज विपक्ष उठाएगा पर्यटन का मुद्दा। सरकार ने विपक्ष को मुद्दे उठाने की दी खुली चुनौती। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकार से मांगा 5 साल के विकास कार्यों का हिसाब। कहा खुली बहस के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। सीएम रावत के औद्योगिक सलाहकार की कंपनी पर विपक्ष ने उठाए सवाल। 180 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर सदन में किया हंगामा। केंद्र की मोदी सरकार उत्तरकाशी में स्थित तीर्थ धामों को बेहतर बनाने के लिए करने जा रही है कार्य। सौंदर्यीकरण के बजट की व्यवस्था। पहाड़ की बेटी ने फिर एक बार किया प्रदेश का नाम रोशन। सोशल साइट में वायरल हो रहे नैना के रोमांचक वीडियो। डिस्कवरी ने दिया नैना को चैलेंज। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन। राजधानी में सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक। फीके रहेंगे क्रिसमस और नए साल के कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन सत्र की हंगामेदार हुई शुरुआत। कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा प्रदर्शन। बता दें कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों से नाराज हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज और सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई और सरकार ने भी विपक्ष को सवाल पूछने के लिए खुली चुनौती दी है। बता दें कि आज पर्यटन का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, चौथा दिन है आज उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का और सरकार ने भी विपक्ष को खुली चुनौती दी है सवाल जवाब करने के लिए। क्या कुछ जानकारी है? लगता है अशोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में किया जमकर प्रदर्शन और हमारे साथ अशोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही? बिल्कुल, इसी आपको बता दूं विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन था और आज चौथा दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामेबाजी की। जो चौथा दिन था वो भी हंगामेदार देखने को मिला। विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को प्राथमिकता पर रखते हुए यहाँ पर विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा किया, जिसके चलते विपक्ष ने सरकार को सदन को लेकर घेरने की पूरी रणनीति पहले ही बना रखी थी। क्योंकि जब महंगाई बढ़ी है तो जिस तरह से अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, पेट्रोल के जब दाम बढ़े, तो खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में प्रीतम सिंह ने पेट्रोल पंप को जाकर पैम्पलेट बांटकर जनता को जागरूक करने का काम किया। तो वहीं विपक्ष का साफ ये भी कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि लगातार महंगाई का जो मुद्दा है आज वो विपक्ष ने उठाया है और पूरी की पूरी रणनीति विपक्ष सरकार को घेरने की बना रखी है।
जी अशोक, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, बात अगर हम करें विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तो ये केवल 3 दिवसीय होना था, लेकिन लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए और ऐसे में अवधि बढ़ा दी गई है। तो अभी विपक्ष का क्या रुख है? आज जैसे पर्यटन का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। बिल्कुल, इसी विपक्ष लगातार शुरुआत से ये मांग उठा रहा था कि 3 दिन की अवधि बहुत कम अवधि होती है, जबकि ये नियम है कि साल में 60 दिन का विधानसभा सत्र, पूरे साल में 60 दिन का विधानसभा सत्र होना चाहिए। तो लेकर सरकार का ये कहना था कि कोविड के चलते जो सत्र की अवधि है वो बहुत सही कम रखी गई है। इससे शुरुआत से ही विपक्ष मांग कर रहा था कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, जिसके बाद आज सरकार ने 1 दिन की अवधि और बढ़ाई, जिसके चलते आज यहाँ पर शून्यकाल चल रहा है। और इस दौरान नियम 58, नियम 310 और नियम 300 के अंतर्गत भी जो विपक्ष ने अपने सवाल रखे हैं। अगर मैं बात करूं नियम 58 की, तो नियम 58 के अंतर्गत 2018 में जो शुगर मिल के जो मामले थे, जो मृतक कर्मचारियों के जो सरकार ने उस पर रोक लगाई थी, उसको विपक्ष ने यहाँ पर मुद्दा उठाया है। तो जो अवधि बढ़ाने की जो मांग थी वो आज इसलिए थी, 1 दिन की इसलिए सरकार ने दी है ताकि जो विपक्ष है अपने मुद्दों को उठा सके। इसलिए कल इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष को खुली छूट दी है कि जो अपने जो भी मुद्दे हैं वो इस दौरान उठा सके। जी अशोक, एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष के मेन मुद्दे कौन से हैं जिन पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को घेर रहा है? देखिए, मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ और विपक्ष ने साफ तौर पर पहले भी कह दिया था, जो प्राथमिकता पर जो मुद्दे रखे जाएंगे वो होगा बेरोजगारी। प्रदेश में लगातार जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो और तीसरी और प्रदेश में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी थी। तो कह सकते हैं कि प्राथमिकता के तौर पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी प्रमुख उद्देश्य विपक्ष का रहा। जी ये चीज। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और हंगामेदार इस विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है सरकार पर और सरकार भी सवाल जवाब करने के लिए तैयार है। और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विधायक महेश नेगी ने कोर्ट आने से इनकार कर दिया। विधायक ने खुद को बीमार बता के कोर्ट आने से इनकार किया है। मामले में अगली तारीख 11 जनवरी की तय की गई है। डीएनए सैंपलिंग प्रकरण पर होगी सुनवाई। देहरादून से बड़ी खबर, विधायक महेश नेगी ने कोर्ट आने से किया इनकार। विधायक ने खुद को बताया बीमार। मामले में अगली तारीख 11 जनवरी की नियत की गई है। देहरादून से बड़ी खबर, विधायक महेश नेगी ने कोर्ट आने से किया इनकार। विधायक ने खुद को बीमार बता के कोर्ट आने से इनकार किया। बता दें कि मामले में अगली तारीख 11 जनवरी की नियत हुई है। डीएनए सैंपलिंग प्रकरण पर 11 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। विधायक महेश नेगी ने कोर्ट आने से इनकार कर दिया और वजह बीमार होना बताया है, जिससे कि जनवरी 11 तारीख नियत की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, विधायक महेश नेगी आज कोर्ट नहीं पहुंचे, उन्होंने खुद को बीमार बताया है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही अभी तक? बिल्कुल, जैसे हम बता दें कि विधायक महेश नेगी ने कोर्ट पे आने से इनकार कर दिया है और उनके वकील ने जो है कोर्ट पे
तारीख ली है, यानी कि 11 तारीख उनकी 11 जनवरी जो है उनकी फाइनल हुई है। लेकिन ये बड़ा एक मामला है। जिस तरीके से लगातार महेश जो नेगी जो है वो लगातार इस प्रसंग से दूर भागते दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सीजीएमए कोर्ट में इनको तारीख दी थी 6 बजे आप आइए और वहां पर उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद जो बेटी है जो पीड़ित थी वो उसका ब्लड सैंपल लेने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये उनकी बेटी है या नहीं। तो कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट को लेकर के जो विधायक है वो दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज इस तरीके से सीजीएमए कोर्ट में उनको 11 बजे पेश होना था, तो उन्होंने अपने वकील द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई है। उसमें साफ तौर पे ये हवाला दिया है कि वो उनकी तबीयत सही नहीं है, वो बीमार है और वो घर से निकल नहीं सकते। तो कहीं न कहीं जो महेश नेगी है वो डीले कर रहे हैं। इस तरीके से कोर्ट की अवमानना हो रही है, क्योंकि लगातार कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कड़े रुख अपनाते हुए कल आदेश दिया था कि उनको क्या 11 बजे जो है आज पेश होना है। लेकिन महेश नेगी ने इसको डिनाई किया और अपने वकील द्वारा जो है अगली तारीख के लिए जो है वो न्यायालय में गुजारिश की है। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के बात है तो ये गंभीर मामला है, क्योंकि लगातार ये पीड़ित महिला जो है वो लगातार कोर्ट से लेकर तमाम सरकार के जो है ये गुहार लगा चुकी है। लेकिन एक न्याय की आस जो है वो यशी इस महिला को मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीमारी का हवाला जो है विधायक महेश नेगी ने दिया है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लगातार क्योंकि जिस तरीके से गंभीर मामला है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है विधायक महेश नेगी के लिए बन सकती है। लेकिन अब 11 तारीख जो है वो इस मामले की सुनवाई के लिए तय की गई है। 11 तारीख को क्या कुछ सुनवाई में निकलकर सामने आता है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है सरकार पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विधायक महेश नेगी ने कोर्ट जाने से इनकार किया, खुद को बीमार बताया है और ये वजह दी है कोर्ट नहीं पहुंचने की। और मामले में अगली तारीख 11 जनवरी की नियत की गई है। डीएनए सैंपलिंग प्रकरण पर अब 11 तारीख को सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर भी आपको देहरादून से बता देते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर देहरादून से। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में ये प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रही। सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है, दुष्यंत गौतम ने ये बात कही। और दुष्यंत गौतम ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। दुष्यंत गौतम ने यह भी कहा कांग्रेस सरकार दलित विरोधी रही है और 1,36,00,000 छात्रों को भी शामिल किया गया है। बीमार और गरीबों को 3 लाख तक की मदद दी जाएगी। अगली बड़ी खबर भी आपको देहरादून से बता देते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की। किसानों के मुद्दे पर आवाज बुलंद की है। किसानों का पूरी तरह से समर्थन का आह्वान भी आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है। किसानों पर सरकार कर रही अत्याचार, प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह बात कही। देहरादून से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद किया है और किसानों का पूरी तरह से समर्थन का आह्वान किया है। किसानों पर सरकार अत्याचार कर रही है, प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह बात कही है। अन्नदाता को कहा जा रहा है देशद्रोही। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाने साध रही है और किसानों के समर्थन में अब खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश में ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने साल के अंत तक बर्फबारी के साथ बारिश का भी अनुमान लगाया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में नए साल के मौके पर लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में नए साल का स्वागत बारिश और बर्फबारी के साथ होगा। मौसम विभाग ने साल के अंतिम हफ्ते में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। उससे पहले भी बारिश और बर्फबारी के 1 से 2 दौर हो सकते हैं। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में नए साल के मौके पर लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस साल भी प्रदेश में दिसंबर के अंतिम हफ्ते में बारिश होने के अनुमान है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ भी गिर सकती है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर के आसपास प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है।
1-2 दिन मौसम सामान्य रहने के बाद फिर बारिश और बर्फबारी होगी। उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक ठंड में इजाफा होगा। इस दौरान बारिश व बर्फबारी के साथ कोहरा और पहाड़ी क्षेत्रों में पाला भी बढ़ेगा। नए साल के जश्न पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। इससे दून में नए साल का जश्न मनाने की योजना बना रहे पर्यटक मायूस हैं। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग दून के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। मसूरी, ऋषिकेश, चकराता में सबसे ज्यादा संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने पहुंचते हैं। हालांकि पर्यटकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो प्रशासन के फैसले को सही ठहरा रहा है। उनका कहना है कि बीमारी लगातार घातक हो रही है, इसलिए इस वक्त किसी भी तरह की लापरवाही की छूट नहीं होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें हरिद्वार में मासूम बच्ची की रेप और हत्या हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सह अभियुक्त राजीव फरार है, जिस कारणवश लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। रोज सैकड़ों की तादाद में लोग चौक पर एकत्र होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क जाम करने पर ज्वालापुर कोतवाली में 80 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लोगों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही राजीव गिरफ्तार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने परिजनों को ढांढस बनाया और आरोपी को फांसी दिलाने की बात कही। डीजीपी अशोक कुमार ने फरार सह अभियुक्त राजीव पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया। सड़क ग्रामीणों की लाइफलाइन होती है। सड़क ना हो तो अस्पताल, स्कूल पहुंचना कठिन हो जाता है, लेकिन सड़क बनने के बाद उसका रखरखाव ना हो तो दुर्घटना का सबब बन जाती है। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग में सड़क में बने गड्ढे कभी भी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकते हैं। कर्णप्रयाग के पोखरी तक सड़क में जगह जगह गड्ढों से भरी हुई है। वहीं देवड़ से पोखरी तक कुछ माह पूर्व पेंटिंग का कार्य हुआ, लेकिन पेंटिंग उखड़ने लग गई है। इसकी सूचना पर एसडीएम वैभव गुप्ता द्वारा विभागीय अधिकारियों सहित देवड़ से पोखरी सड़क का निरीक्षण किया गया। एसडीएम ने सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार कार्यदायी कंपनी को नोटिस व विभाग को 1 सप्ताह में जहां जहां टूट-फूट हुई है उसको मरम्मत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ किया गया है और इसमें कुछ अनियमितता पाई गई है। डामर कई जगह से उखड़ा पाया गया है, कई जगह पर गड्ढे भी पाए गए हैं, तो इसके लिए संबंधित विभाग और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनको नोटिस दिया जा चुका है। बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के नवाबगंज गुरुद्वारा से पहुंचे बाबा अनूप सिंह ने की। बैठक में पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए बाबा अनूप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी इस कानून की प्रतियों को विधानसभा में फाड़कर इसका विरोध किया। उन्होंने बैठक में मौजूद प्रतियों
प्रत्येक युवा किसान ने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से आगामी 25 दिसंबर को दिल्ली कूच के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने की अपील की। किसानों की बैठक की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस सर्वेश पवार और एसएसआई जसविंदर सिंह मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने किसानों को दिल्ली न जाने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने पुलिस की एक न सुनी और 25 दिसंबर को भारी संख्या में दिल्ली जाने का ऐलान किया। ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर ट्रालियों पे हम जाएंगे दिल्ली। सरकार हमें रोकेगी, सरकार हम रुकेंगे नहीं। अभी पुलिस आई थी, उन्होंने समझाया हमें, हमने कहा ये अब दरिया में वो हड़ आ गया, जैसे पंजाबी में कहते हैं, रुकेगा नहीं। अब हमने दिल्ली पहुंचना है। सरकार जो मर्जी जोर अपना लगा ले, हम बैरियर तोड़ तोड़ के निकलेंगे आगे और इकट्ठे होकर यहाँ से चलेंगे। प्रोग्राम बना रहे हैं, कहाँ से इकट्ठे होकर चलेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद से हरिद्वार के आम लोगों में दोषियों के खिलाफ कड़ा आक्रोश है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने और दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शहर के कई मुख्य चौराहों और सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला गया। सामाजिक संगठनों और आम लोगों द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च से आक्रोशित जनसैलाब उमड़ा। कैंडल मार्च में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी वर्गों के लोग नजर आए। आक्रोशित लोगों ने सरकार से दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। इसके साथ ही एक आरोपी के फरार हो जाने पर पुलिस की कार्यशैली पर भी लोगों ने सवाल उठाए। आक्रोशित लोगों ने कहा कि पुलिस 24 घंटे के अंदर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर दोनों को फांसी की सजा दिलाए। सड़कों पर निकले लोगों के हुजूम को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही। जो परसों रात की घटना एक वाकई दुखद घटना है और मैं अनुरोध करता हूं प्रशासन अधिकारियों को, जिन हाथों से वो अपराधी आउट हुआ है उस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड होना चाहिए। आप सारा देख रहे हैं, आज पूरा उत्तराखंड नहीं देख रहा, पूरा देश देख रहा है। एक बेटी, एक 11 साल की बच्ची और 2 कदम की दूरी पे अपराधी बसे हुए हैं। ये प्रदेश की फैक्ट्री बन चुकी है, अपराधियों की फैक्ट्री बन चुकी है। अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है तो पूरा उत्तराखंड आंदोलित हो जाएगा। देखिए, हमारी तो बिल्कुल स्पष्ट मांग है कि जो रितिशा के हत्यारे हैं उनमें सिर्फ एक आदमी गिरफ्तार किया गया है, जो राजीव का भांजा था। उसके साथ जो दूसरे आदमी हैं उन सबको, चाहे वो राजीव हो या राजीव से अलग हो, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी क्रिसमस डे व नए साल पर आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। इसको लेकर पुलिस ने अपनी मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि इस बार पुलिस के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहला, कोरोना महामारी के खतरों को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन को लागू करवाना, और दूसरा, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उन पर नजर रखना। और सभी चौकी प्रभारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। एक 25 क्रिसमस को और जो न्यू ईयर का, ये दोनों त्योहारों के बारे में आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोरोना के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई है, यानी कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इसको फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ की जो बात आपने कहा है कि तो इस बार जो हमारी जो चैलेंजेस 2 तरह के होंगे, एक तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए चैलेंज, और दूसरा रोड एक्सीडेंट, रैश ड्राइविंग, उसके बारे में भी हमारा चैलेंज रहता है। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है